नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोड़ती गड्डी में। मैं आप सभी को कक्षा 10वीं बोर्ड का एक प्री बोर्ड पेपर है उसका हल करवाने जा रहा हूं। साथियों, एक बात ध्यान रखें, पेपर पूरा देखें, स्किप न करें। अगर एक भी प्रश्न छूटता है तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके कम से कम 70 से ऊपर अंक आ ही जाए 10वीं बोर्ड में। 4 पेपर लगभग मैं हल कराने का प्रयास करूंगा। साथियों, इन चारों प्रश्न पत्रों का हल अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपके आराम से 70 से ऊपर अंक 80 नंबर में से आ जाएंगे। और आपकी लेखन शैली है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। पेपर देने जाइए उससे पूर्व ही 2 घंटे पहले आप आधे घंटे की लिखने की तैयारी कर ले, ताकि आपकी स्पीड शुरू से ही बनी रहे, पेपर अधूरा न छूटे। हिंदी के पेपर में एक कमी देखने को मिली है कि विद्यार्थियों का पेपर अधूरा रह जाता है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है नाम। तो इनमें से नाम देखना है। तो देखिए साथियों, चारों में से नाम है वो है पटना, बै। तो इसका उत्तर हो जाएगा बै, पटना। बिहार की राजधानी है यह। औरत है, ये जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत भी जातिवाचक संज्ञा है और नदी भी जातिवाचक संज्ञा है। फिर है दूसरा प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सभी को पता है साथियों, इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। नयन शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। नयन ये शब्द है, इसमें अय की ध्वनि आ रही है, तो जहां अय, आय, अव, आव की ध्वनि आती है वहां अयादि स्वर संधि होती है। और अयादि स्वर संधि के 4 जो वर्ण जिनसे हम विच्छेद करते हैं वो होता है ए, ऐ, ओ, औ। तो ए से विच्छेद करते हैं तो अय बनता है, ऐ से विच्छेद करते हैं तो आय बनता है, ओ से विच्छेद करते हैं तो अव बनता है, और औ से विच्छेद करते हैं तो आव बनता है। तो प्यारे साथियों, अपन देख लेते हैं, यहाँ ऐद की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब ए आएगा, यानी ने प्लस अन, ने धन अन, ये हो गया नयन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बै। फिर है बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। बहुब्रीहि समास में जहां अन्य अर्थ होता है वहां बहुब्रीहि समास होता है। अन्य अर्थ देखते हैं कहाँ आएगा, तिकोना, इसमें ती यानी तीन, तीन जहां संख्या आई है तो यहाँ हो गया द्विगु समास। अनाचार, अन, अन का मतलब नहीं, और जहां नहीं न आता है वहां नए तत्पुरुष होता है, तो यहाँ इसमें नए तत्पुरुष हो गया। भरपेट, भर, भर एक अव्यय है, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास हो गया। और फिर है चंद्रमा है शिखर पे जिसके, यहाँ शिव, चंद्रशेखर शिव को कहते हैं, अन्य अर्थ यहाँ निकल रहा है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास हो गया। कुल मिला के इसका उत्तर होगा द। फिर चलते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा कौन सी है? ये कहानी विधा में लिखा गया पाठ है नेताजी का चश्मा, जिसमें कैप्टन चश्मे वाले की पूरी कहानी का वर्णन है। फिर है पूर्वाई, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा की ओर से आने वाली हवा को कहते हैं पूर्वाई, तो हवा हो गई है। फिर है कहानी के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? कहानी के लिए तीनों ही तत्व आवश्यक है, विचार भी होना चाहिए, घटना भी होनी चाहिए, पात्र भी होने चाहिए, उपयुक्त सभी, इसका उत्तर हो जाएगा द। फिर है कलम का जादूगर। साथियों, कलम का सिपाही तो कहा जाता है प्रेमचंद जी को, और कलम का जादूगर कहा जाता है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी। प्रेमचंद जी को एक और बात कही जाती है, प्रेमचंद जी को है उपन्यास सम्राट, जनता का लेखक भी कहा जाता है। ठीक है। पुरइनी पात, पुरइनी का मतलब होता है कमल, पात यानी पत्ता, कमल का पत्ता। तो यहाँ पुरइनी का अर्थ पूछा गया, पुरइनी शब्द का अर्थ है वो है कमल, इसका उत्तर हो जाएगा। अर्भक, तो यह आपके परशुराम जी वाले पाठ से आया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। गर्भन के अर्भक धलन परशु मोरति घोर, यहाँ पर अर्भक का मतलब हो गया बच्चा। गर्भन, गर्भन यानी गर्भ में पलने वाला, अर्भक, अर्भक यानी बच्चा। ठीक है, ये उत्तर हो गया। चलिए मैं पृष्ठ पलट लेता हूं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? देखिए, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, कामायनी, ये सब प्रसाद जी की रचनाएं हैं, तीनों तो आपके सामने है। और ये वाली यामा है, ये यामा महादेवी वर्मा की रचना है, तो इसका मतलब इसमें कौन सी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? उत्तर हो जाएगा द यामा, ये महादेवी वर्मा की है। फिर है कंथा, कंथा शब्द है वह जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य से लिया गया है।
क्यों सीवन उधेड़ कर देखोगी मेरी कंथा की, इस प्रकार से आया था। सीवन यानी धागे किसके, कंथा यानी गुदड़ी के, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ब गुदड़ी। फिर है जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह को क्या नाम दिया था, देवी देवताओं के निवास वाली जगह को खेदुम कहा गया है, ब इसका उत्तर हो जाएगा खेदुम। अब दूसरे आंसर भी देखते हैं। युमथांग है जहां इन्हें पहुंचना था, युमथांग का अर्थ घाटियां होता है, ठीक है। गैंगटॉक यानी गंतोक का अर्थ होता है पहाड़, और युमथांग का अर्थ होता है घाटियां। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है, गंतोक का अर्थ क्या है, पहाड़, युमथांग का अर्थ क्या है, घाटियां, खेदुम देवी देवताओं वाला निवासी स्थान, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड, कटाओ ये गलत छप गया है, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड, और भेटुला, भेटुला का मतलब फिर मिलेंगे, ठीक है। वेस्ट ए ट्रिपेंग, ये भी साना साना हाथ जोड़ी पाठ का ही प्रश्न है। वेस्ट ए ट्रिपेंग यानी कितना कम लेकर कितना ज्यादा ये हमारे को देते हैं, तो यह यहाँ पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर आएगा कम लेकर ज्यादा देना, ठीक है साथियों, ये सही इसका उत्तर हो गया, वेस्ट ए ट्रिपेंग कम लेकर ज्यादा देना। फिर है हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी, सबको पता है पाठ में आया था कंचनजंगा। प्रारंभ में ही लेखिका है वह अपने होटल में से जागने के साथ ही है वह खिड़की की ओर देखने के लिए गई, वो कंचनजंगा चोटी को ही देखना चाहती थी। अविकारी शब्द का ही दूसरा नाम अव्यय है, अविकारी अव्यय, अव्यय या अविकारी किसे कहते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, परिवर्तन जिनमें नहीं होते वे अविकारी अव्यय शब्द कहलाते हैं। घोड़ा दौड़ता है, उदाहरण में कौन सी क्रिया है, तो क्रिया का भेद देखना है साथियों। क्या क्या दौड़ता है, इसका जवाब तो आ सकता है घोड़ा दौड़ता है, परंतु क्या और किसको का जवाब के अंदर अगर ये करता ही आ रहा है तो यहाँ पर तो ये क्रियाकर्ता के अनुरूप है, कर्म तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इस प्रकार से क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है, ये दोनों का जवाब हम नहीं दे सकते, इस कारण से यहाँ अकर्मक क्रिया होगी, यहाँ आएगा अकर्मक क्रिया, ठीक है साथियों। क्या का जवाब घोड़ा आया था, और घोड़ा यहाँ पर करता है, तो करता है तो इसका मतलब कर्म तो नहीं है, कर्म नहीं है इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया होगी। फिर है परिमाणवाचक विशेषण के खालिस्तान उपभेद है, दो उपभेद है साथियों, परिमाणवाचक के और संख्यावाचक दोनों के ही विशेषणों के दो दो उपभेद है, वो है निश्चित संख्या निश्चित परिमाण, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण, तो ये हो गए परिमाण के दो भेद, निश्चित और अनिश्चित परिमाण, ठीक है। प्रतिदिन उदाहरण में क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है, यहाँ क्रिया विशेषण तो आ ही गया, इसका भेद बताना है, तो चार भेद होते हैं क्रिया विशेषण के, स्थान काल परिमाण और रीति, क्रिया विशेषण के चार भेद स्थान काल परिमाण रीति। तो देखिए ये क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है क्या, नहीं, ये काल बता रहा है, यानी यहाँ हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए साथियों ये हो गया आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनमें आते हैं ये 15, तो ये ऑब्जेक्टिव, और फिर उसके बाद के अंदर ये आ गए आपके 4-5 खालिस्तान 4 है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं ये पद्यांश, पद्यांश है उसको ध्यानपूर्वक आप देखिए पढ़िए, मैं इसका सार बता देता हूँ। ये बताया गया है उन लोगों के लिए जो निराश है, हताश है, जो वास्तव के अंदर किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं कर रहे, जिन्होंने तलवार छोड़ दी और तलवार के बल पर ही पुण्य है वह जीवित रहता है, तलवार के बल पर ही है संसार के अंदर है पाप का नाश होता है, स्वार्थ है जीत जाता है जब वीरता लोग नहीं दिखाते हैं। तो चलिए प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं, इसका शीर्षक लिखिए, तो इसका शीर्षक हो जाएगा उठो जागो। फिर पुण्य की सखी कौन होती है, तो साथियों देखिए इनको मैंने पहले पढ़ रखा है इसलिए मैं आपको बता देता हूं, तलवार पुण्य की सखी है, तो तलवार को किसकी सखी बताया, पुण्य की सखी बताया। तीसरा प्रश्न, जहां वीरता नहीं वहां क्या होता है, तो देखिए साथियों जहां वीरता नहीं है वहां पर पुण्य का क्षय होता है, यानी पुण्य का नाश हो जाता है, वीरता दिखाने पर ही पुण्य बच सकता है, अगर वीरता नहीं दिखाएंगे तो पुण्य का नाश हो जाएगा साथियों। फिर आगे देखिए, धर्म जहां भीरू बन जाता है वहां पर क्या होता है, धर्म जहां देखिए लिखा हुआ है, असी छोड़ भीरू बन जहां धर्म सोता है, पावक प्रचंडतम वहां प्रकट होता है। तो देखिए जहां धर्म सो रहा है वहां क्या फैलेगा, अधर्म अन्याय, वह अधर्म अन्याय, यहाँ पावक किसको कहा गया है, अधर्म अन्याय रूपी अग्नि है, सबको जलाती है, और इस प्रकार से धर्म वहां सो जाता है जहां पर तलवार, क्या लिखा है यहाँ, जहां पर तलवार छोड़ दी जाती है और कायर धर्म है वही कायरता बन जाता है, कायरता ही धर्म बन जाता है, ऐसे ले लेते हैं।
फिर देखिए, नयन नींद से जागो शब्द किनके लिए प्रयोग हुआ है? नयन नींद से जागो उन क्षत्रियों के लिए, उन जोशीले युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए प्रयुक्त है जो संसार के अंदर न्याय की स्थापना करने में समर्थ है, लेकिन वो अभी सोए हुए हैं। फिर है आगे, पुण्य। पुण्य का विलोम शब्द सबको आता है, ये पुण्य का होता है पाप, विलोम शब्द। फिर अब प्रश्न में चलते हैं। लेखक सरकंडे के चश्मे से इस कहानी में क्या संदेश देना चाहता है? देखिए, ये जो पाठ है ये है आपके नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा है, ये कहानी में स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश ने नेताजी का चश्मा नामक कहानी में सरकंडे के चश्मे से यह संदेश दिया है कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, जैसा कि बच्चे बना लेते हैं। इसको देख करके हालदार साहब भावुक हो उठे और उनके मन में पहले ये भाव था कि कैप्टन चश्मे वाला मर चुका है और अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के होगी, लेकिन जब उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा तो उनके मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया, लेकिन देशभक्ति अभी भी जिंदा है। इस प्रकार का भाव बच्चों के द्वारा लगे हुए सरकंडे के चश्मे के द्वारा हालदार साहब को एहसास हुआ और वे बहुत प्रसन्न हुए और भावावेश में उनकी आंखों में से आंसू बह निकले। ठीक है। फिर है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्रवधू भगत जी को अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि शरीर उनका वृद्ध हो चुका था। वे दिन रात मेहनत किया करते थे और उसको यानी भगत की पुत्रवधू को ये आभास था कि अभी तो वे स्वस्थ है, लेकिन भगवान जाने कभी ऐसी स्थिति आई जिस दिन वे बीमार हुए तो इनकी देखभाल कौन करेगा, इन्हें खाना कौन खिलाएगा, साफ सफाई घर की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, खेत खलिहान का काम कौन करेगा। तो इस प्रकार पुत्र के, भगत जी का पुत्र है वह जा चुका था, अकेली पुत्रवधू ही उनकी देखभाल करने वाली थी, तो इस कारण से वह अपने पिता तुल्य उनको समझते हुए उनके साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। ठीक है, इसीलिए उन्हें अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। तो देखिए साथियों, इसमें सामाजिक रूढ़ियां क्या क्या है। पहली बात यह है, इसमें 2 प्रकार की सामाजिक रूढ़ियां हैं, वो क्या क्या आई थी जिन पर इन्होंने प्रहार किया। जब बाल गोविंद भगत के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई तो उसके दाह संस्कार, देखिए हमारे हिंदू समाज में दाह संस्कार में स्त्रियों को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन भगत जी ने अपनी पतोहू को ही यानी पुत्रवधू को ही दाह संस्कार में शामिल किया और उसी से मुखाग्नि दिलवाई। इस प्रकार उन्होंने इस सामाजिक रूढ़ि का खंडन किया कि स्त्रियों को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने शामिल किया। दूसरा, हमारे यहाँ सामाजिक रूढ़ि है कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो पुनर्विवाह उसका नहीं होता, यानी विधवा विवाह नहीं करवाया जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ समय बीत जाने के बाद जब श्राद्ध अवधि पूर्ण हो गई तो पुत्रवधू के भाई को बुलाया और उसे कहा कि इसे ले जाना और ले जा करके इसका विवाह करवा देना। इसका मतलब उन्होंने विधवा विवाह की स्वीकृति दे दी, जबकि हमारे उस समय में विधवा विवाह की स्वीकृति समाज में नहीं थी। तो इस प्रकार से इन 2 सामाजिक रूढ़ियों पर उन्होंने प्रहार किया। तो चलिए साथियों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इधर वाले प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अब इन प्रश्नों को समझते हैं। दिख रहा होगा आप सभी को, सारे प्रश्न आ रहे होंगे। अब देखिए, ये नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बनाया? नवाब साहब ने पहले उन खीरों को धोया, धोकर के तौलिए से पोंछ करके तौलिए को सीट पर बिछाया। बिछाने के बाद एक चाकू निकालकर खीरे के सिरे को चाकू से काटा, फिर चाकू के से उस सिरे को गोदकर झाग निकाला, यानी उसके वो बीज वगैरह निकाल लिए। निकालने के बाद फिर उनको छील करके और काट करके करीने से उस तौलिए पर सजा लिया। सजाने के बाद जीरा, नमक, मिर्च मिली हुई पुड़िया, उस पुड़िया के उस पाउडर से उसने फिर एक एक खीरे पर धीरे धीरे बुरकना प्रारंभ किया। उस पाउडर के बुरकने की इस प्रक्रिया में उनके मुख से रसास्वादन की कारण से
मुंह आप्लावित हो उठा, अर्थात मुंह में पानी आ गया, और इस प्रकार से उन्होंने उस खीरे को खाने योग्य बना लिया। फिर है मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई है। तो साथियों, इसमें दो प्रकार की मर्यादा का पालन श्री कृष्ण ने नहीं किया गोपियों के अनुसार, ये कहा गया है। तो पहली मर्यादा तो यह है कि श्री कृष्ण एक राजा है और राजा की जो है, राजा का जो कर्तव्य है वह प्रजा का पालन करना होता है और प्रजा को अन्याय से मुक्ति दिलाना होता है। श्री कृष्ण ने इस मर्यादा का पालन नहीं किया। दूसरी बात, प्रेम की मर्यादा का पालन भी श्री कृष्ण ने नहीं किया। प्रेम के बदले प्रेम देना होता है, जबकि श्री कृष्ण ने प्रेम के बदले योग का संदेश गोपियों को भेज दिया। इस प्रकार उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन भी नहीं किया। तो न तो राजा की मर्यादा का पालन किया, न ही प्रेम की मर्यादा का पालन किया। साथियों, अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए। यही लिखना है कि निम्नलिखित तर्क दिए। एक नंबर तर्क, एक नंबर परशुराम जी को लक्ष्मण ने क्या कहा वो सुनिए। तो एक नंबर में कहा कि यह धनुष अत्यंत पुराना और कमजोर था। ठीक है। फिर उसके बाद में 2 नंबर आ जाएगा, श्री राम ने इसे नए के धोखे में छुआ ही था। फिर 3 नंबर पे आप लिख देंगे कि यह तो छूते ही टूट गया। फिर उसके बाद में 4 नंबर, यह एक अनुपयोगी धनुष था, यह कोई काम भी नहीं आ रहा था। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। फिर 5वां नंबर आप इसमें लिख सकते हैं कि हमने तो पहले भी बहुत सारी धनुषियां तोड़ डाली, पहले कभी भी इतना क्रोध नहीं किया। इस प्रकार से ये 4-5 बातें धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कही थी। फिर है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। कवि आत्मकथा लिखने से 2 कारणों से बचना चाहता है। पहला कारण तो ये है कि जब उसे पता है कि अन्य ने, जिसने भी आत्मकथा लिखी, उसने अपनी कमियों को उजागर किया और इस कारण से लोगों को उनकी हंसी उड़ाने का अवसर प्राप्त हो गया। कवि प्रसाद जी अपनी पुरानी बातों को कुरेदना नहीं चाहता और आत्मकथा लिख करके लोगों से अपनी हंसी उड़वाना नहीं चाहता, अपनी कमियों को जगजाहिर करना नहीं चाहता। और दूसरी बात, कवि आत्मकथा इसलिए भी नहीं लिखना चाहता है क्योंकि वह कुरेद कर अपने पुराने दुखों को याद करना नहीं चाहता। वह अपनी पीड़ा को, भुलाई हुई बातों को, अपने जीवन के कष्टों को याद करने से बचना चाहता है। बड़ी मुश्किल से वह अभी भूल पाया है और इसलिए वह अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो ये मणि का कथन था। तो देखिए उसने क्या बताया था, उसने ये बताया था कि किस प्रकार से कितना ऋण है हम पर इम हिम शिखरों का। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत है, वहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियों पर शीतकाल में बर्फ जम जाती है और जब ग्रीष्म काल में पानी की कमी के कारण त्राही त्राही मचती है, तो यही बर्फ पिघल पिघल कर नदियों के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष को, संपूर्ण एशिया को जल प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये प्रकृति ने, अर्थात ईश्वर ने जल संचय की व्यवस्था बड़ी ही शानदार की है। फिर है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। गंतोक, गैंगटोक, यह हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का एक राज्य है जो कि सिक्किम है और सिक्किम की राजधानी गंतोक या गैंगटोक है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, सड़कें वहाँ पर बहुत कम है और आने जाने के संसाधनों की भी बहुत कमी है। वहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं और पहाड़ी ढलान युक्त रास्तों में अपने मवेशियों को चराना पड़ता है और ग्रामीण क्षेत्रों में आने के लिए भी पैदल रास्तों का ही सहारा लेना पड़ता है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाने के लिए न जाने कितने किलोमीटर की चढ़ाई और उतराई चढ़ उतर करके स्कूल जाते आते हैं। तो और साथ ही साथ ढोर यानी पशुओं को चराने का काम करते हैं। अन्य सभी क्रियाओं में शारीरिक बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसी कारण से वहाँ के उस क्षेत्र को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। गैंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। फिर है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर खुश हैं। तो देखिए, जब लेखिका मधु काकरिया युमथांग पहुंच गई थी, युमथांग पहुंच गई थी, उसके बाद उसने वहाँ एक कोई चीज़ें बेचने वाली
युवती को पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो, तो उसने बड़े अलग ही अंदाज से जवाब दिया, नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। यानी हिंदुस्तान में मिलकर के सिक्किम के लोग बहुत खुश हैं। भारत वे भारतीय के रूप में गर्व महसूस करते हैं। और उसका एक कारण यह भी है कि पहले सिक्किम है, वहाँ बहुत ही पहाड़ी इलाका था, वहाँ रोजगार के साधन कम थे, वहाँ की समस्याएं ज़्यादा थी। और भारतवर्ष में जुड़ने के बाद भारत की कई सारी योजनाओं का लाभ सिक्किम को मिला है। सिक्किम के अंदर पर्यटन स्थल विकसित हो गए हैं। भारत के अधिकांश लोग सिक्किम घूमने जाने लगे हैं, जिससे वहाँ रोजगार बढ़ा है। पर्यटन क्षेत्र होने के कारण से अब दिनों दिन वहाँ पर काफ़ी सारे व्यवसाय फलने फूलने लगे हैं, और इसीलिए वहाँ के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश भी हैं। फिर आगे चलते हैं। ये पैराग्राफ है, मैं सीधे ही प्रश्न देखता हूँ क्योंकि पाठ तो आपने पढ़ लिए होंगे। भगत जी की प्रभातियां कब से कब तक चलती थी? भगत जी की प्रभातियां भारतीय सनातन धर्म के सबसे पवित्र माह कार्तिक मास से शुरू होती थी, और वर्तमान मास कौन सा चल रहा है आप सभी को पता है, फाल्गुन मास तक चलती थी। तो कार्तिक से लेकर फाल्गुन तक चलती थी। पोखरे शब्द का अर्थ होता है छोटा तालाब। पोखरे का अर्थ होता है छोटा तालाब। भगत जी का वाद्य यंत्र का नाम था खंजड़ी। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये रहा खंजड़ी। फिर है, भोर में लेखक पोखरे पर क्यों गया? भोर में लेखक है, वो भोर पर वहां जाना नहीं चाहता था पोखरे पर, परंतु बाल गोविंद भगत वहां पर बड़ी ही मधुर ध्वनि में संगीत गाए चले जा रहे थे। और जब अभी उजाला भी नहीं हुआ था, उससे पहले ये संगीत जब लेखक के कानों में आया, तो उसका उनका संगीत है, उस संगीत को सुनते सुनते लेखक पोखरे पर पहुंच गया, अर्थात उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। फिर आगे देखते हैं, कवि जयशंकर प्रसाद की आ गई है पंक्तियां। तो छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, इस कथन का क्या आशय? इसमें कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जो है महानता को छुपाना और सीधे सरल रूप को प्रकट करना, एक महान कवि की सरलता इसमें प्रकट हुई है। महान कवि की सरलता, याद रखिएगा ये लाइन, महान कवि की सरलता इसमें बतानी है। तो कवि जयशंकर प्रसाद महान कवि के रूप में, लेखक के रूप में स्थापित हो चुके हैं, फिर भी वो अपने जीवन को सामान्य जीवन मानते हैं, और इसलिए कहते हैं कि मेरे जीवन की कोई बड़ी कहानी नहीं है, मेरा आम व्यक्ति के जैसा जीवन है, और इसकी बड़ी कहानी सुनाना नहीं मैं चाहता, मैं नहीं सुनाना चाहता हूँ, यह आशय है। फिर है, कवि अपनी कथा कहने के बजाय किसमें उत्सुकता रखता है? कवि अपनी कहने के बजाय दूसरों की आत्मकथाएं सुनता रहना चाहता है और स्वयं चुप रहना चाहता है। फिर है, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? कवि ने अपनी आत्मकथा को सीधी सरल भोली भाली बताया है। कवि ने अपनी आत्मकथा को सीधी सरल भोली भाली बताया है। फिर है, कवि की मौन व्यथा कैसी है? कवि की मौन व्यथा थकी है सोई है, यानी उसकी जो पीड़ा है, उसका जो कष्ट है, वह भी सोया हुआ है। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पीड़ा को शांत किया है, और वह अपने दुखों को बड़ी मुश्किल से भूल पाया है, और इसीलिए वह वापस अपनी पुरानी यादों को कुरेद कर पुनः दुखी होना नहीं चाहता। इसलिए कहा है कि थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ठीक है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले का जो रेखा चित्र वो सुनिए। वह एक काला सा खुश मिजाज व्यक्ति था। आपको शब्द भंडार बढ़ाना पड़ेगा साथियों। वह एक काला सा खुश मिजाज व्यक्ति था, जो अपनी दुकान पर अगर कोई ग्राहक आता उसके लिए पान बनाता, उससे पहले वह स्वयं के लिए पान बनाता था, और हर समय पान खाता रहता था, और पान बनाने की डंडी को साइड में रख देता था, और बाहर दुकान के बाहर एक दिशा में पान है उसकी पीक थूकता रहता था। उसकी लाल काली बत्ती सी थी, जब भी हंसता था तो लाल काली बत्ती सी दिखाकर हंसता, उसकी तोंद थिरकने लग जाती थी। इस प्रकार से उसका रेखा चित्र स्पष्ट किया गया है। ठीक है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? जब भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, तभी उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखने को मिला था। उन्होंने अपने बेटे को आंगन में चटाई पर लिटा रखा था, उसके ऊपर चादर ओढ़ा रखी थी, और तुलसी दल और फूल बिखरा रखे थे। सिरहाने पर एक घी का दीपक जलाया हुआ था। पास ही में आसन लगाकर बैठ गए थे और लगातार संगीत गाए चले जा रहे थे। पतोहू को गांव की औरतें चुप करा रही थी, और बीच बीच में संगीत गाते हुए भगत जी भी उसकी ओर देखकर कहते थे कि
ये रोने का समय नहीं, उत्सव मनाने का समय है। विरहिणी आत्मा प्रेमी परमात्मा से जाकर मिल गई है। लेखक ने भी इस घटनाक्रम को देखा तो वह सोचने लगा कि ये पागल तो नहीं हो गए, लेकिन बाद में उन्हें जो वास्तविक है, यथार्थ है, उसका ज्ञान हुआ और वह समझ गए कि इसके पीछे उनका विश्वास बोल रहा है। ठीक है साथियों, शब्द भंडार आपको बढ़ाने पड़ेंगे, क्रम से आपको समझना पड़ेगा। साथियों, मैं पूरा प्रयास करूंगा, आप उत्तर सुनकर समझ ही गए होंगे कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है तो आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों से सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। कोई विषय पर आपको कुछ चाहिए, कोई वीडियो बनाना हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। नवाब साहब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया? लखनवी अंदाज के आधार पर स्पष्ट कीजिए। नवाब साहब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव जब उन्होंने खीरा काट लिया, पूरी प्रक्रिया कर ली, लेखक से पूछा तो लेखक ने इनकार कर दिया। इनकार लेखक ने कर दिया तो वे खुद खीरा कैसे खा सकते थे? अपनी रईसियत, अपना रुआब, अपना रुतबा, शानो शौकत प्रकट करने के लिए उन्होंने खीरे को खाने के बजाय उसको नाक के पास ले जाकर सूंघा और सूंघ कर ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक एक करके 4 फांकों को उन्होंने बाहर फेंक दिया और फिर रईसियत भरे अंदाज में चेहरे पर गुलाबी आभास देते हुए लेखक की ओर देखकर मुस्कुरा दिए, हाथ पोंछ लिए, मुंह पोंछ लिए और फिर डकार भी ले ली। इस प्रकार उन्होंने अपना रुआब, अपना रुतबा दिखाया। वास्तव में इस पूरी घटनाक्रम को देखकर तो मेरे को एक ही पंक्ति याद आती है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो चलिए अगला प्रश्न। रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र बाल गोविंद भगत के आधार पर भगत का चरित्र चित्रण कीजिए। तो भगत जी के चरित्र चित्रण में 2 प्रकार से अपन कर सकते हैं। एक तो वे गृहस्थ थे, दूसरा वे सन्यासी थे। तो पहले गृहस्थ के आधार पर बता देता हूं। तो प्यारे साथियों, बाल गोविंद भगत है, उनका एक साफ सुथरा घर था, उनका परिवार था, क्योंकि उनकी पत्नी को तो लेखक बेनीपुरी जी ने नहीं देखा, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रवधू को उन्होंने देखा था और वे खेती बाड़ी भी किया करते थे। इस प्रकार से देखा जाए तो वे एक गृहस्थ थे। बाद में बताया गया है कि वे गृहस्थ ही नहीं बल्कि एक सन्यासी भी थे। किस प्रकार? वे कबीर को साहब मानते थे, कबीर के बताए हुए रास्ते का है वह पालन करते थे, उनके पद गाया करते थे, कबीर के पद गाया करते थे, कभी झूठ नहीं बोला करते थे, सबके साथ खरा व्यवहार करते थे और किसी से भी 2 टूक बात करने में नहीं हिचकते थे, किसी की भी वस्तु का बिना पूछे उपयोग नहीं लेते थे। इस नियम को तो वो इतना गहराई तक ले जाते थे कि कभी किसी के दूसरे खेत में बिना पूछे शौच करने भी नहीं जाते थे। साथ ही साथ खेत में जो कुछ भी उत्पन्न होता था, खुद के खेत में जो कुछ भी उत्पन्न होता था, उसको कबीरपंथी मठ में ले जाते और वहां पर चढ़ा देते थे, सब कुछ चढ़ा देते। बाद में प्रसाद रूप में जो मिलता उससे अपना जीवन यापन करते थे। आखिरी और अंतिम बात भगत जी की। भगत जी मोह माया से मुक्त थे। इकलौते बेटे की मृत्यु पर भी उन्हें कोई दुख नहीं हुआ था, उन्होंने कोई शोक व्यक्त नहीं किया था। इस प्रकार से वे एक सन्यासी भी थे। तो इस प्रकार वे गृहस्थ सन्यासी थे। ये उनका हो गया ब्रह्म, इनकी पूरी विशेषताएं भगत जी की। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पात्रों राम, लक्ष्मण और परशुराम के स्वभाव की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो पहले राम जी के स्वभाव की विशेषताएं बता देते हैं। तो राम जी का स्वभाव बड़ा ही सरल और विनम्र था। राम जी की वाणी है बड़ी ही मृदु थी। वे सबके साथ बहुत ही अच्छा आचरण किया करते थे। वे अपने से बड़ों का, साधु संतों का, सबका सम्मान किया करते थे। अपने हम उम्र लोगों के साथ भी सद्भाव पूर्वक व्यवहार किया करते थे। वे साहसी थे, वीर थे, क्षत्रिय थे, हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न होते हुए भी उनमें अभिमान बिल्कुल भी नहीं था। फिर आता है लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी के बारे में सुनिए।
लक्ष्मण जी हैं वे वीर थे, साहसी थे, निडर थे। दूसरी बात, वे साहसी और निडर होने के साथ ही वाचाल भी थे। फिर तीसरा, उनमें विनम्रता का लेश मात्र भी नहीं था। और फिर उसके बाद में वे अपने से बड़ों का, इस पद्यांश के आधार पर बताया जाए तो अपने से बड़ों का वो सम्मान भी नहीं कर रहे थे। हालांकि हो सकता है इसमें परशुराम जी की वाणी के कारण से भी ऐसा हो, या उनके वेश को देख करके भी हो सकता है इस प्रकार से उन्होंने उनका सम्मान न किया हो। हालांकि लक्ष्मण जी भी अपने गुरुजनों का, सबका सम्मान किया करते थे। ठीक है साथियों, फिर आता है परशुराम जी का। तो परशुराम जी ने खुद ही अपने बारे में बताया था, परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी थे। 2 नंबर, परशुराम जी अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले थे। 3 नंबर, परशुराम जी ने अपने भाले, अपने फरसे से और अपने धनुष बाण से इस धरती को अनेक बार क्षत्रियों से रहित कर दिया था। वे क्षत्रियों के परम शत्रु थे और उन क्षत्रिय राजाओं को जिन्होंने उन्होंने मारा, उनकी भूमि को ब्राह्मणों को उन्होंने दान में दे दिया था। उनका स्वभाव बड़ा कठोर था, वाणी बहुत उग्र थी और क्रोध में वे किसी भी प्रकार के शब्द लक्ष्मण जी को बोल देते हैं। इस प्रकार उनका अपनी वाणी पर नियंत्रण भी नहीं था। ये परशुराम जी की विशेषताएं हो गई। आप देख सकते हैं आगे बताया भी है। तो चलिए, अब है उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो इसमें कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन में अपनी प्रियतमा की बातों, यादों और साथ का वर्णन किया है। कवि प्रसाद जी कहते हैं, मेरे जीवन में अपने प्रियतम के साथ संयोग की रातों का सुख है वह मुझे मिला ही नहीं है। केवल अल्पकाल के लिए उसका साथ मुझे मिला और वह हमेशा के लिए मेरा साथ छोड़कर चली गई। इसलिए उन यादों को मैं कैसे कल्पित रूप में आभास करके लिख सकता हूं जो मुझे प्राप्त ही नहीं हो पाया है। खिलखिलाकर हंसती हुई वो बातें, वो संयोग सुख मुझे कभी नहीं मिला है। यह बात कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं और कहते हैं, मैं केवल उसकी जो थोड़ी बहुत यादें हैं, उन यादों के सारे अपना जीवन बिता रहा हूं और मेरी जिंदगी रूपी गुदड़ी के धागे में उधेड़ना नहीं चाहता हूं। और मैं नहीं चाहता कि मेरा दुख वापस से मुझे याद आ जाए और मेरा दुख वापस से मुझे दुखी करने लगे, इसलिए वे चुप रहना चाहते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ तक वीडियो आपका हो गया है। अब कुछ बड़े प्रश्न हैं, जो पत्र है, निबंध है आदि आप लिख सकते हैं। मैं उसकी आपके सामने दिखा तो देता हूं, लेकिन आप स्वयं उनको कर लीजिएगा। 1-2 प्रश्न और बचे हैं, वो भी कर देता हूं। तो साथियों, अब जो प्रश्न है वो है कवि परिचय का। तो इसमें देखिए, एक लेखक और एक कवि दोनों का अथवा में है। तो ये कवि है जयशंकर प्रसाद और स्वयं प्रकाश एक लेखक है। तो आप पूरे के पूरे कवियों के याद कर लेंगे तो भी आपको आसानी से इसका उत्तर हो जाएगा। तो कवि जयशंकर प्रसाद का परिचय शॉर्ट रूप में मैं आपको समझा देता हूँ। इनका नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। तो प्रसाद लेकर के ये मंदिर में गए, प्रसाद चढ़ा दिया, 11 रुपए भी चढ़ा दिए। इनके पास 1900 रुपए थे, 1900 रुपए में से 11 रुपए कम हो गए। तो 1889 में इनका जन्म हुआ। 89 में जन्म हुआ। प्रसाद कहाँ चढ़ाया था? प्रसाद काशी में चढ़ाया था। तो काशी में इनका जन्म हुआ। 1900 में 11 कम, यानी 1889 में इनका जन्म हुआ। काशी में इनका जन्म हुआ था। सुंगनी साहू परिवार है, बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ का, जो बहुत ही अच्छे व्यवसायी थे। समृद्ध घराने में इनका जन्म हुआ है। तो प्यारे साथियों, बाद में कालांतर में इनकी शिक्षा दीक्षा इनके घर पर ही हुई। 8वीं कक्षा तक ये विद्यालय में जा सके। उसके बाद इनकी जो शिक्षा है घर पर हुई। अनेक विषयों के विद्वान इनके पास घर पर आते थे पढ़ाने के लिए। धीरे धीरे करके ये विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हमने पढ़ी है। तो देखिए, कुछ रचनाओं के नाम मैं बता देता हूँ। इनकी रचनाएं हैं, वे काव्य संग्रह जिन्हें कहा जाता है। वे है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम। कामायनी इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। फिर उसके बाद में इनके कुछ नाटक भी है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी आदि है। और इनके कंकाल, तितली और इरावती, ये उपन्यास भी है, कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है साथियों, तो जयशंकर प्रसाद जी की जो विशेषताएं और लिख लेते हैं कुछ एक व्यक्तित्व की वैसे। तो देखिए, इन्हें छायावादी कवि कहा जाता है। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। ये छायावाद के क्या है? ब्रह्मा है, कवि जयशंकर प्रसाद। और
इन्होंने जो ऐतिहासिक नाटक है वो अधिक लिखे हैं। इनके द्वारा जो नाटक है वो मंचन के योग्य भी है, लेकिन इनकी भाषा शैली है नाटकों में अत्यंत जटिल हो गई है। और इन्होंने जो विचारशीलता जो दिखाई है वो ऐतिहासिक नाटकों की विचारशीलता इनके अतिरिक्त और किसी भी लेखक में देखने को नहीं मिली है। प्यारे साथियों, इनका परिचय एक छोटे से रूप में मैंने आपको समझाया है। फिर आगे देखते हैं प्रश्न, ये आप स्वयं कर लीजिएगा अथवा में लेखक परिचय आपको दोनों में से एक कर लेना है। पद्य भाग के सभी का 6 के 6 का याद कर लो, आसानी से हो जाएगा। फिर है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखे कि एक कुशल गाइड में कौन कौन से गुण होते हैं। एक गाइड है उसकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, वो बहुभाषी होना चाहिए, पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात, वह हंसमुख मिलनसार होना चाहिए। भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, बहुभाषी होना चाहिए, हंसमुख मिलनसार होना चाहिए और क्षेत्र का ज्ञाता होना चाहिए। जिस क्षेत्र में वह गाइड बन रहा है वहाँ के सभी स्थानों की जानकारी उसे होनी चाहिए, वहाँ के इतिहास के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए, वहाँ के रास्तों के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ उसको गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे गुण है कुशल गाइड में होने चाहिए। और 2-4 बातें आप अपनी तरफ से साथियों जोड़कर लिख सकते हैं। समय कम है, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ यात्रा वृत्तांत में हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है तो सारे रूप आप देख सकते हैं, दिमाग में लाएंगे तो याद आ जाएगा। तीस्ता नदी का दृश्य था, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल का दृश्य था, कटाऊ का सुंदर दृश्य था, कंचनजंगा जो होटल में से देखने के लिए लेखिका जिसको भागी थी वो दृश्य था। साथ ही साथ वो फूलों के चित्र जो प्रियुता रोडोडेंड्रो के फूल थे, यूमथांग घाटियों में से जो उसने दृश्य देखे थे, वो सारे दृश्यों को आप एक साथ करके आप लिख सकते हैं। उसमें कुछ शब्द भी आए थे जिनमें था चेरवेती चेरवेती, चलते रहो पल पल परिवर्तित हिमालय। आपको शब्द भंडार बढ़ाना पड़ेगा, काफ़ी सारे शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। साथियों एक जगह लिख लीजिए 40 से लेकर 60 तक शब्द। ये बड़े प्रश्न है, 4 अंकों का प्रश्न है, ये 19 से आपके आएगा और पक्का ही आएगा, बड़ा प्रश्न आएगा ये वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान रखिए ये आ सकता है। झील मिलाते तारों की रोशनी में नहाया गंतोक शहर लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। ये आपको पता ही है, रात्रि का समय था और रात्रि के समय में ऐसा लग रहा था जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो और एक जादुई झालर पूरी चारों तरफ टिमटिमाती हुई रोशनियां है। वह पहाड़ी क्षेत्र में गंगटोक शहर जो घाटी में बसा हुआ था उसको देख करके ऐसा एहसास कर रही थी और वह ऐसा आकर्षण बना रहा था कि लगातार उसको देखते चले जाने की इच्छा लेखिका की हो रही थी। फिर देखिए, श्वेत व रंगीन पताकाओं का फहराना कौन से अवसरों की ओर संकेत करता है। श्वेत पताकाएं तब फहराई जाती है जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में 108 की संख्या में श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है और विभिन्न मांगलिक अवसरों पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये स्वतः अपने आप नष्ट हो जाती हैं। ठीक है साथियों, अब ये देखिए 3 निबंध, बेरोजगारी इंपॉर्टेंट है, नारी सशक्तिकरण ये भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जल संरक्षण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, त्योहारों का महत्व आएगा, हो सकता है आ भी जाए ना भी आए, लेकिन ये 3 तो बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, इनमें से आपके परीक्षा में एक आने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे पूर्ण विश्वास है ये पूरा पेपर आपके पूरी तरह समझ में आ गया है और जिसने ये वीडियो देख लिया है आपके ये मान के चलें कम से कम 60% कोर्स समझ में आ चुका होगा। आगे के लिए आपको पहले से आमंत्रण है, 3 वीडियो और बनाऊंगा प्री बोर्ड, चारों वीडियो देख लेंगे तो आपकी 70 से ऊपर अंक आसानी से आएंगे। बस शर्त यह है कि आपका शब्द भंडार होना चाहिए और आपकी लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए। धन्यवाद। जय जय सिया राम। जय सिया राम।